गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज, एडुटेरिया का न्यू बुक आ गया है। बीपीएससी सिलेक्शन सब्जेक्ट वाइज है और इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बिहार स्पेशल 150 प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है, जिसमें से टॉप 40 को आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें एक्सप्लेनेशन सेक्शन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है बहुत सारी चीज़ें, जिसे भी मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी, ठीक है। और इस जो सेट है, सेट नंबर 15, ये टोटली जो है बिहार से रिलेटेड प्रश्न है इसमें, और करंट अफेयर के भी प्रश्न शामिल है। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो अगर आप बीपीएससी इस बार देने वाले हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस की रचना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में किया था। और महात्मा गांधी से रिलेटेड और भी पुस्तकें हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उनमें कुछ प्रमुख रचना है, गांधी जी के देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो बिहार में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है। पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में चौथा है और उत्तर भारत की बात की जाए तो पहला है। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन में तमिलनाडु के चेन्नई में है, राजस्थान के जयपुर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में और बिहार के भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर। तो ये क्यों बनाया गया है? ये प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक जिले आते हैं? तो बिहार की जो जलवायु है उसे 3 भागों में और एक उप विभाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से उत्तर, नॉर्थ, वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं और सबसे अधिक जिले कितने जिले? 13 जिले हैं। तो फटाक से मैं बता देती हूँ, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। तीसरा है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे, अच्छा ये हो गया। चौथा देखते हैं, जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला जोड़ा सही है संथाल बांका, उराव सुपौल सही है, खरवार भागलपुर सही है, मुंडा जमुई ये गलत जोड़ा है। मुंडा जनजाति का विस्तार जो है उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है और ये बिहार के कटिहार जिले में 4.5% है। ठीक है, कटिहार जिले में 4.5% के आसपास है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है और ये मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। छठा है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। वो जिला है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर। नेक्स्ट है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी और अगर टाइम की बात की जाए तो 1906 में। यह सोसाइटी जो है धार्मिक अध्ययन, शिक्षा और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो वो दालें हैं मूंग और मसूर दाल। नेक्स्ट है 9th नंबर, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो ये नालंदा जिला हो जाएगा। यूसुफ शाह चक कश्मीर का शासक था जिसे मुगल बादशाह अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। इसने जो है 1579 से लेकर 1586 तक कश्मीर पर शासन किया था। नेक्स्ट है 10वां नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार के पटना और गया, मतलब ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, पूर्णिया, गया, पूर्णिया, पटना, दरभंगा, पूर्णिया। तो ऑप्शंस के हिसाब से पटना और गया जो है इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको पता होगा कि उत्तरी जो बिहार है उसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है क्योंकि वहां पे अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, जबकि दक्षिणी बिहार में कम बाढ़ आती है, इसलिए वहां की मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ है। नेक्स्ट है
दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को कहते हैं आहर और पाइन। ऑप्शन नंबर ए, आहर और पाइन। और बिहार के दक्षिणी भाग में आहर और पाइन जो है के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पानी के प्रवाह को रोकने हेतु 3 ओर से बनाई गई संरचना आहर कहलाती है। नेक्स्ट है, बिहार में स्फूर योजना का संबंध क्या है? संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये नगर निगम वित्त से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। एस फॉर सपोर्ट हो जाएगा, पी फॉर प्रोग्राम, यू फॉर अर्बन और आर फॉर रिफॉर्म, यानी कि सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म बिहार सरकार की एक योजना है। इस योजना के द्वारा उपलब्ध राशि का प्रयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत बिहार के 28 शहरों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है 13th नंबर, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो वो व्यक्ति है सीलभद्र याजी। सीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े। सीलभद्र याजी ने भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार करने हेतु सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। नेक्स्ट है, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंद्रेश्वर। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसके लेखक कौन है? चंद्रेश्वर। इस पुस्तक में कर्नाट वंश के शासक से संबंधित विवरण मिलता है। कौन सा वंश? कर्नाट। और चंद्रेश्वर जो है कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट है 14वां 15वां, ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हो जाएगा 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु उसके समकालीन शासक शेरशाह सूरी था। जिस वक्त हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया उस वक्त चुनार दुर्ग जो है शेरशाह सूरी के अधीन था। 16वां है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 1665 तो सभी को याद होगा, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है, 12 अगस्त। 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। चलिए नेक्स्ट है, पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज के भवन में किस शैली से प्रभावित है? तो ये जो है डच शैली से प्रभावित है। हॉलैंड जो है डच को ही कहा जाता है। पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज के भवन हॉलैंड शैली से प्रभावित है। हॉलैंड जो है नीदरलैंड को कहा जाता है। वर्तमान समय में जो नीदरलैंड है वो हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है, प्रभावित है। वहीं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गौथिक शैली को दर्शाती है। नेक्स्ट है 18वां नंबर प्रश्न, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वे व्यक्ति थे फणींद्रनाथ घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार से इस संगठन में बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति थे फणींद्रनाथ घोष। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री क्या नाम है? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल है 1967 से 1968। अगर डेट पूरा याद रखना चाहिए, 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी हो जाएगा 1968 तक। ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री भी थे। कुछ और फैक्ट है जो कि मैं बता देती हूँ। जैसे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बोले तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के सबसे कम कालावधि में वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, ठीक है। चलिए 20वां नंबर है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 2015 में। चलिए जानते हैं
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी। इसके द्वारा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 इसकी आगे की रणनीति है। नेक्स्ट है, अली वर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अली वर्दी खां को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अली वर्दी खां जो है 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहा है। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगे। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की है? मधुमक्खी से। और क्या स्टेटमेंट दिया है कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगे। नेक्स्ट है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? रविदास सभा की स्थापना जगजीवन राम ने की। बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 ईस्वी में जगजीवन राम ने किया। जगजीवन राम के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग की भी स्थापना की गई। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिए। जगजीवन राम जो है, इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग की भी स्थापना की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो बिहार को 8 सीटें मिली थी। इसका आंसर हो जाएगा 8। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पारित किया गया और इसके तहत केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को 8 सीटें मिली। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेना के लिए मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में रेमन मैक्सेस अवार्ड मिला है। समाज सेवा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन हेतु जयप्रकाश नारायण को 1965 में रेमन मैक्सेस अवार्ड दिया गया था। वर्ष 1998 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न कब मिला? 1998 में। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1974 के आंदोलन के दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? सूजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के वस्त्र शिल्प परंपरा में सूजनी शिल्प का प्रमुख स्थान है। जन्म के बाद शिशुओं के उपयोग के लिए सूजनी शिल्प की शुरुआत की गई। परंपरागत रूप से पुराने धोती साड़ी के टुकड़े को एक साथ सिलकर सूजनी बनाई जाती है। तो ये कढ़ाई जो है बुनाई वाला कढ़ाई समझिए, ये मत सोचिएगा कि कढ़ाई जिसपे खाना बनता है। परंपरागत रूप से पुराने धोती साड़ी के टुकड़े को एक साथ जोड़कर सूजनी बनाई जाती है। शिशु के प्रति जो मातृत्व भाव होता है वही इसके ऊपर उतरता है। धोती या साड़ी के 2-3 परतों को आपस में सिल देने से कपड़ा अधिक मजबूत हो जाता है। फिर इन जुड़े हुए कपड़े पर सीधी कच्ची सिलाई करके मोती काढ़े जाते हैं। वर्तमान समय में सूजनी शिल्प के बेश कपड़ों में काफी विविधता रहती है। अब पुरानी धोती या साड़ी के साथ साथ रंगीन पोपलिन, सिल्क एवं मार्किन इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। महिलाएं कॉन्ट्रास्ट रंगों एवं लाल रंग पर नारंगी, सफेद, भूरा या पीले रंग के धागों का इस्तेमाल करती है। इसमें जो है हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास, स्नेह से लेकर आकांक्षा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक स्पष्ट रूप से झलकता है। तो हमारे झारखंड में जो है इसे गेंदरा कहते हैं हम लोग। जो कपड़े, पुराने कपड़ों को तह बाय तह रख कर उसको सील कर मोटा सा चादर टाइप्स बनाते हैं, उसको हम लोग गेंदरा कहते हैं। और बिहार में इसको सूजनी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघसिन, उद्वंत विनोद की भी रचना की है। यह पुस्तक यानी उद्वंत प्रकाश 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में परमार राजपूतों के आगमन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है 85। छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है 85, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? थंका चित्रकला का संबंध है बौद्ध संप्रदाय से।
चलिए पूरा पढ़ते हैं। ठंका चित्र शैली बिहार की चित्र शैली ना होकर मूलतः तिब्बती चित्र शैली है। ठीक है, ठंका चित्र शैली बिहार की मूलतः नहीं है, बल्कि ये तिब्बत की चित्र शैली है। चूंकि बुद्ध की शैली की चित्रकला का उत्थान बिहार में हुआ था और उस समय कला के लिए उत्पन्न विचार यहाँ से विश्व के अनेक भागों में भेजे जाते थे, इस कारण यहाँ की चित्र शैली को बिहार की चित्र शैली कहा जाता है। ठीक है, राहुल संस्कृति यायन द्वारा संग्रहित ठंका चित्र शैली के 109 चित्र पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, जातक कथाओं के बुद्ध के धर्मोपदेशों, भारतीय आचार्यों एवं तिब्बती संतों के जीवन का अपना एक मुख्य वर्णन विषय बनाने वाले यह शैली पट एवं मंडल धार्मिक चित्रकला से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन थे? देश के संपादक है राजेंद्र प्रसाद। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में किया गया। 1920 में किया गया। इसके संपादक थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, मगध का मैदान सोन और किऊल नदी के बीच स्थित है। तीसरा, सोन गंगा दोआब के क्षेत्र को भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। सत्य कथन की पहचान करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन सही है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और यहाँ पे स्टेटमेंट में 4 दिया है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा 3 है? तो सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। सोन गंगा दोआब जो है सोन नदी के पश्चिम में स्थित है, जहां टाल नहीं मिलता है। इसे भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। सोन गंगा दोआब को भोजपुर का मैदान भी कहते हैं। नेक्स्ट है मगध का मैदान, यह सोन और किऊल नदी के बीच है। अंग का मैदान जो है किऊल नदी और राजमहल की पहाड़ी तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्टी 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। दूसरा है, इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल के जलाशय का निर्माण किया गया है। तीसरा, कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। अगर सत्य कथन की बात की जाए तो तीनों के तीनों कथन सत्य है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1953 में की गई थी और ये लागू हुआ था 1954 में। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। तो कौन सा बांध? हनुमान नगर बांध बनाया गया और नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो 63 में प्रारंभ हुआ, 64 में लागू हुआ, 65 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर, इसे जो है अररिया, सुपौल और पूर्णिया आदि में सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय में सिंचाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है? वृक्षावरण कितना है? 2441 किलोमीटर स्क्वायर में 2341, यानी 2 3 4, उसके बाद 2 से पहले जो मिस हो रहा था 1 लिख देना है। 2 3 4 1। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वृक्षावरण में 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्रमशः बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा, बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। कौन कौन सा है? तो बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 12 वन्यजीव अभयारण्य है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार। तो चलिए देखते हैं अभयारण्य और स्थान। तो पहला देखते हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान।
एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, और ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। बाकी देखते हैं जो भी वन्यजीव अभयारण्य है उसमें हो जाएगा भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य, ये हो जाएगा मुंगेर जिला में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य बेगूसराय में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास कैमूर। नागी बांध पक्षी विहार, नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिला में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर। और बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली जिला में है। आई होप ध्यान से आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर किसने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? तो कितने? तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे। नेक्स्ट है 35वां नंबर। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया जो संबंधित है। तो अश्विन पोर्टल जो है आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। बिहार सरकार की ओर से आशा कार्यकर्ताओं के लिए अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है। अश्विन पोर्टल आशा कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। 36वां नंबर प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 28 नवंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसके पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। क्रांतिकारियों से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ में मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिज नंदन प्रसाद इत्यादि शामिल थे। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में की गई थी। पटना में राम ब्रिज बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने किया था। किसके? पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट है 38वां, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? पीर अली के नेतृत्व में पटना में जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने का काम किसने किया था? कमिश्नर टेलर ने। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 39वां नंबर प्रश्न, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो डुमराव नामक स्थान पर। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 के मध्य में शाहाबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था तथा 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 40वां नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है। इसके अलावा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और नवाचार हेतु सशक्तिकरण के उद्देश्य इसमें शामिल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 40 प्रश्नों को हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे जितने भी प्रश्न हैं कंप्लीट कर लेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।